जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ यहां पे एक और आईपीओ डिस्कस करने के लिए लेके आया हूं। ये आईपीओ एसएमई कैटेगरी में आता है। क्या इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये कंपनी करती है, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लिस्टिंग गेन लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। हर एक चीज़ को समझेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की। ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ये प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कहाँ पे? रेसिडेंशियल्स में, एग्रीकल्चर्स में और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में। यानी ये घरों में आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कॉमर्शियल जगह पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमने समझ लिया कंपनी क्या करती है, कहाँ सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं इसका जो बिजनेस है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये सोलर बिजनेस पे काम करती है, सोलर पैनल पे ये काम करती है। दो प्रकार के ये सोलर पैनल बनाती है। कौन कौन से? मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये दो तरीके के सोलर पैनल बनाती है। कंपनी जो है इंस्टॉलेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करती है, सोलर पैनल की, सोलर रूफटॉप्स की, सोलर पंप्स की। कहाँ? रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल, हर जगह ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। बात करें, कंपनी ने 31 अगस्त 2023 में 10,000 से ज़्यादा कस्टमर को सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करी। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इसमें 9500 से ज़्यादा रूफ टॉप्स के इसके पास ऑर्डर थे और 13,000 सोलर पंप्स के ऑर्डर थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो कंपनी के पास एक ऑर्डर बुक जो देखने को मिला 2023 में, एक अच्छा ऑर्डर बुक था। कंपनी अच्छा वर्क किया कंपनी ने। लेकिन कंपनी 2013 में शुरुआत हुई थी तो 11 साल कंपनी को कंप्लीट हुए हैं और 11 साल में कंपनी ने अपना आईपीओ भी ला दिया है। ये एक अच्छी बात है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तो यहाँ पे दो जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिलती हैं, एक सबरकंथा और एक गुजरात में। हमने समझ लिया कंपनी से रिलेटेड हर एक चीज़ को कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके से इसका बिजनेस चलता है, कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हर एक चीज़ को हमने समझ लिया, कहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये भी हमने समझा। अब नज़र डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की कि किन डेट्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आईपीओ 11 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 जनवरी 2024। अलॉटमेंट 16 जनवरी को होगी। रिफंड 17 जनवरी को हो जाएगा अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो। और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर आपको दिखेंगे वो 17 जनवरी को ही दिखने लगेंगे और इसकी लिस्टिंग डेट है 18 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 15 तारीख से पहले इसमें अप्लाई करना है और 15 तारीख में 4 बजे तक इसमें अप्लाई कर देना है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बिडिंग बंद हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसके इशू साइज़ की। तो इसका जो इशू साइज़ देखने को मिलता है वो 28 करोड़ का देखने को मिलता है और कंपनी फ्रेश इशू पूरा लेके आ रही है। इसमें कोई भी ऑफर फॉल सेल नहीं है, फ्रेश इशू है ये। बिडिंग रेंज की बात कर लेते हैं तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 54 पर शेयर के हिसाब से इसमें बिड लगानी पड़ेगी, तब आपको यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा और आपको यहाँ पे चांस भी बढ़ जाएंगे। बात इसके लॉट साइज़ की कर लेते हैं तो 2000 शेयर का एक लॉट इसमें बन रहा है। ये सब इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम इसके मार्च 21 में एसेट की बात कर लेते हैं तो 3501 करोड़ 67 लाख और मार्च 22 में 3468 करोड़ 37 लाख, मार्च 23 में 3918 करोड़ 90 लाख और वही चीज़ बढ़ते हुए जुलाई 23 की बात अगर हम कर लें तो 4416 करोड़ 89 लाख इसका एसेट हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 21 और 22 से थोड़ा सा घटा था, बट मार्च 23 और मार्च जुलाई की बात करें वहाँ पे फाइनेंशियल में एसेट इसका बढ़ता हुआ दिखा है। बात इसके रेवेन्यू की कर लेते हैं तो मार्च 21 में 7443 करोड़ 97 लाख, मार्च 22 में 9832 करोड़ 92 लाख और मार्च 23 में 9495 करोड़ 86 लाख इसका रेवेन्यू देखने को मिला। वहीं अगर हम बात कर लें जुलाई 23 में तो 5027 करोड़ 28 लाख का रेवेन्यू हुआ। तो ओवरऑल रेवेन्यू वाइज भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम मार्च 23 की बात कर लें तो वहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू घटा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा मार्च 22 के मुकाबले घटा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 180 करोड़ 11 लाख मार्च 21 में, मार्च 22 में 270 करोड़ 48 लाख और मार्च 23 में 333 करोड़ 43 लाख इसका देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के फंडामेंटल्स को और फाइनेंशियल्स को दे देता है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो मार्च 21 में 847 करोड़ 10 लाख
मार्च 22 में 1113 करोड़ 19 लाख और मार्च 23 में 1446 करोड़ 62 लाख देखने को इसका नेटवर्थ मिली है। तो लगातार नेटवर्थ इसकी बढ़ रही है, जो कि जुलाई 23 में जाते जाते 1500 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ हो गई थी। बात कर लें इसके ऊपर डेट कितना है, तो मार्च 21 की बात कर लेते हैं तो 328 करोड़ 96 लाख, मार्च 22 में 299 करोड़ 37 लाख और मार्च 23 में 222 करोड़ 13 लाख का डेट रह गया था। लगातार डेट ये अपना कम करती चली जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और यहीं पे अगर हम बात जुलाई 23 की कर लेते हैं तो वहाँ पे 196 करोड़ 23 लाख का डेट देखने को मिलता है। मतलब डेट लगातार कंपनी कम कर रही है, यानी इसका जो फाइनेंशियल देखने को मिलता है वो फाइनेंशियल अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जैसा मैं आपको बताता हूं कि जब आईपीओ कंपनी लेके आती है तो वहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि कंपनी जितनी हो सकती है भरसक कोशिश अपनी करती है कि वो अच्छा फाइनेंशियल दिखाए, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो और जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक देखने को मिलते हैं। बात इसके अगर हम फंडामेंटल की कर लें तो इसकी जो मार्केट कैप देखने को मिलती है आईपीओ के टाइम पे वो 106 करोड़ 6 लाख की देखने को मिलती है। मतलब ये एक छोटी मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। बात कर लें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 26.05%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.62% का देखने को मिलता है। तो आरओई आरओसी भी इसके अच्छे देखने को मिलते हैं, जो भी एक बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है वो देखने को मिल रहा है। बात कर लें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 0.15 का देखने को मिलता है। ये भी एक बहुत ही बेहतर डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे लगता है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2.29 का देखने को मिलता है, तो ये भी ठीक ठाक है। पी रेशियो की बात करें तो 23.58 का देखने को मिलता है। अब ये सही है कि नहीं ये चीज़ अभी हम डिसाइड करेंगे। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे एक इसका पीयर कंपैरिजन देखने को मिलता है जोडिएक एनर्जी लिमिटेड, जिसका अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 40.79 का देखने को मिलता है और अर्निंग पर शेयर 2.18 का देखने को मिलता है। तो उसके मुकाबले कंपनी अपना जो पी रखा हुआ है वो एक सही पी रेशियो देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कंपनी के कारण क्या बता रही है आईपीओ लाने का, फंडिंग की नीड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये कंपनी ने अपनी कारण बताए हैं इस आईपीओ को लाने का। अब ये जानने से पहले कि कंपनी अपना जो आईपीओ लेके आ रही है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर सही वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आप किस कैटेगरी में कितना अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं रिटेल कैटेगरी, तो इसमें आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 2000 शेयर अलॉट हो सकते हैं, जिसका आपको 1,08,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे भी आप सिर्फ 1 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये SME कैटेगरी का आईपीओ हो जाता है। बात करें HNI कैटेगरी में, यहाँ पे आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर आपको यहाँ पे अलॉट होंगे और जिसके लिए आपको 2,16,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई किस कैटेगरी में आप कितना अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या सही वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। जिस हिसाब से हमको इसके फाइनेंशियल देखने को मिले, जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल देखने को मिला, उस हिसाब से कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है और कंपनी अपना जो आईपीओ लेके आ रही है वो सही वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। एक अंडर वैल्यू के हिसाब से ही मैं इसकी बात कर सकता हूँ, सही वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ये कितना सब्सक्राइब हुआ है, अगर हम ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 13 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल कैटेगरी 22 टाइम्स और NI कैटेगरी 7 टाइम्स दिखा रहा है। तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक आंकड़ा सब्सक्रिप्शन का देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी में प्री शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी और पोस्ट शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बात कर लें अगर हम प्री शेयर होल्डिंग की तो 99.98 की और पोस्ट शेयर होल्डिंग 73.64 की, तो एक ठीक ठाक अमाउंट डाइल्यूट किया जा रहा है। बट यहाँ पे जो प्रमोटर है वो अपने पास शेयर बना के रखे हुए हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी से रिलेटेड हो जाता है कि अगर कंपनी एक हाई परसेंटेज अपने पास रख रही है तो यानी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा उसका मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये भी एक बात हो जाती है। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की अगर मैं बात करूँ तो 30 रुपये के आसपास का चल रहा है, जिसके हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात कर लें तो वहाँ पे 55.56% का देखने को मिलता है। ये एक एक्सपेक्टेशन है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो आपको 40 to 50% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी मार्केट को ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट किस तरीके से अपर में परफॉर्म करती है या फिर डाउन में परफॉर्म करती है, वहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आईपीओ के लिस्टिंग गेन। यहाँ तक हमने हर चीज़ समझ लिया, कंपनी क्या करती है, क्या आईपीओ है, कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी किस किस कैटेगरी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस किस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल्स को समझ लिया, फंडामेंटल्स को भी समझ लिया
अब बात आती है कि इसमें क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है, जो मैंने इसके एनालिसिस से जो चीज़ मैंने समझी है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मुझे अभी नहीं समझ में आती है जब तक कंपनी सही से परफॉर्म लिस्ट होने के बाद नहीं कर लेती है। हाँ, लिस्टिंग गेन लेने के लिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए ठीक-ठाक ये दिख रही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।